नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल, भाजपा ने बताया सारा खेल कांग्रेस का। कांग्रेसियों ने माना 5 साल चलेगी सरकार। 12 मार्च को समाप्त हुआ सरपंचों का कार्यकाल, प्रशासकीय समिति प्रधान बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पर लगे आरोप, एक विषय में 60% छात्रों को आई एटीकेटी। पुलिस विभाग में हुए फेरबदल, 4 पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के हुए तबादले। 12 मार्च की रात को मौसम का बदला मिजाज, कई स्थानों में बारिश के साथ भालवा में हुई ओलावृष्टि। जादू टोना के शक में चाचा ने की भतीजे की हत्या, गढ़ी के पटवा की घटना। और वन अमले की सतर्कता से टली घटना, वन्य प्राणी के शिकार के लिए तार बिछाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। होली के दिन से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल 16 मार्च को अपने अंतिम परिणाम पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। उससे पहले जब हमने जिले के नेताओं से चर्चा की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। वे कहते हैं कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े जनाधार वाले नेता हैं। कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया, इसीलिए वे भाजपा में आ गए। वैसे तो देखा है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी का कहीं रोल नहीं था इसमें, क्योंकि ज्योतिरादित्य जी इतने बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से उनके साथ जो व्यवहार किया गया, मैं समझता हूँ कि बड़ा अशोभनीय और अपमान महसूस करने वाला था। एक बार उनको प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई थी, शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। उन्होंने राज्यसभा की बात किया तो राज्यसभा का सदस्य बनाने को तैयार नहीं। आखिर एक जनाधार वाला नेता ज्योतिरादित्य थे और जहाँ तक वो बीजेपी में आने का उनका संबंध है तो मैं समझता हूँ कि वो पूरा परिवार बीजेपी का था। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन पर सीधे शब्दों में कहा कि सिंधिया परिवार भाजपा का ही परिवार है। माधवराव जी भी रहे हमारे साथ और ज्योतिरादित्य जी के दादी हमारे साथ रही, दोनों बहनें हमारे साथ में हैं। और जो इनकी विचारधारा है, इनके हिंदुत्व को लेकर के विचारधारा थी, उनके जो दादाजी थे जीवाजी राव, वो हिंदू महासभा के नेता थे। बीच में कांग्रेस में जरूर राजमाता जी भी गई, लेकिन राजमाता जी ने बाद में तो जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। वो हमारी बहुत बड़ी नेता थी। और ज्योतिरादित्य की विचारधारा तो आप देख रहे हैं, चाहे फिर वो धारा 370 की बात आई हो, चाहे फिर सीए की, उन्होंने उसका समर्थन किया, खुला समर्थन किया है कि विचारधारा तो हमसे मिलती जुलती है। मैं इसको ये मानूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए, इस प्रकार जैसे वो घर वापसी होती है, अपनी विचारधारा में आ गए हैं वो, और यहाँ उनका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती पुष्पा बिसेन भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि यदि कांग्रेस की विधायक इस्तीफा दे रहे हैं तो उन्हें भाजपा के लोग क्यों लाकर दिखा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम भाजपा द्वारा निर्मित किया गया। नहीं, अभी तो कोई फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं है तो हम अल्पमत की सरकार तो कह नहीं सकते इसे। और हमें पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी पे कि फ्लोर टेस्ट में हम लोग कांग्रेस की विजयश्री होगी और फ्लोर टेस्ट में हम लोग अपना बहुमत साबित करेंगे। पर ये भी देखा जा रहा है कि 19 विधायकों के बागी तेवर भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है और आज फिर 3 इस्तीफा और आए हैं। देखिए, जो इस्तीफे आए हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफे ला कौन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा लेकर के आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के विधायक यदि इस्तीफा दे रहे हैं तो उनको खुद आकर इस्तीफा देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं
शुरू से प्रयासरत रही है कि कांग्रेस की सरकार किसी न किसी हालत में गिरे, लेकिन आज जो स्थितियां निर्मित हुई हैं तो उसमें हमारे तरफ अभी काफ़ी विधायक हैं, और जो अभी बेंगलोर में विधायक हैं उसमें से काफ़ी विधायक जो है हमारे पक्ष में हैं। क्या लग रहा है पूरे 5 साल चली कमलनाथ सरकार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरे 5 साल कमलनाथ जी की सरकार चलेगी। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो जल कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको देखते हुए सारी प्रदेश की जनता, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हर कोई यही कह रहा है कि यदि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 5 साल तक लगातार इसी तरह काम करते रहेंगे तो जो 15 साल में शिवराज की सरकार नहीं कर पाई, कमलनाथ जी वो 5 साल में करके दिखा देंगे। सिंधिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सिंधिया जी ने बीजेपी शामिल हो गए हैं? और सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी हो गए थे, उन्हें कुछ और इंतज़ार करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, वे 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 4 बार वे सांसद रहे, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नेतृत्व किया। उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था। उन्हें उप मुख्यमंत्री का भी, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का भी प्रस्ताव दिया गया कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन उन्होंने वो प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया। तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ दिया उन्हें। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। इसी कारण कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वर्तमान समय में पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस अपने अंतर्कलह से गुजर रही है। कांग्रेस में ना तो व्यक्ति का सम्मान है और ना ही कार्यकर्ता का सम्मान है, क्योंकि आज से नहीं, जब शुरू से ही हम यह देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी होकर के रह गई है और सिर्फ एक परिवार की पूजा ही कांग्रेस का लक्ष्य रह गया है। और उसी का दुष्परिणाम यहाँ हो रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस से बड़े बड़े कद्दावर नेता पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में या और अन्य कहीं कहीं पर जा रहे हैं। अभी हम जो मध्य प्रदेश के हालात देख रहे हैं, एक बड़े नेता के रूप में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि किसी समय में कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, आज उनके स्तर का व्यक्ति कांग्रेस से दुखी होकर, पीड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। सर्वप्रथम तो मैं माननीय सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी बालाघाट परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा अपना मानना है कि एक बहुत अच्छा निर्णय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे बताते हैं कि सिंधिया परिवार शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। पार्टी में लगातार उपेक्षा की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है। वैसे भी यदि मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में सिंधिया परिवार की भूमिका देखें, चाहे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी रही हो, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी रहे हों। माधवराव सिंधिया जी भी पहले के किसी समय में जनसंघ में थे, बाद में जरूर वो कांग्रेस में चले गए। राजमाता सिंधिया जी का पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में बीता है। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की 2 बुआ श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जो कि 2 बार राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रही हैं। यशोधरा राजे सिंधिया जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिंधिया परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जरूर कांग्रेस में अब तक के थे, लेकिन कांग्रेस में पीड़ित होकर के, कांग्रेस में किसी का सम्मान है नहीं, और सम्मान नहीं है तो कम से कम किसी का अपमान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपमान उन्होंने महसूस किया है कांग्रेस में, तब जाके उन्होंने इतना बड़ा निर्णय किया और वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कांग्रेस आज पूर्णतः अपने अंतर्कलह से भी गुजर रही है। और वैसे भी आज मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार की भूमिका है, पिछले 1.25 सालों में यदि हम कांग्रेस सरकार के क्रियाकलापों को देखें, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखें, तो मुझे इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस ने सरकार में बने रहने का अपना नैतिक दायित्व खो चुका है। प्रदेश की राजनीति और उठापटक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा बताते हैं कि कमलनाथ सरकार पर उन्हें विश्वास है, सभी विधायक उनके साथ हैं। सिंधिया जी के प्रति दबाव बनाने के लिए सभी विधायक साथ जरूर आए थे, लेकिन सिंधिया जी अब पार्टी छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए विधायक कमलनाथ जी के साथ आ गए हैं। संकट के बादल थोड़ी देर के हैं, और अभी जो परिस्थितियां टीवियों के अंदर से आप पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे हो, उन सारी परिस्थिति के अंदर में अभी कमलनाथ जी का अपना कार्ड नहीं खुला है।
और ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी के प्रति हमको पूर्ण विश्वास है, हमारे समस्त मध्य प्रदेश के समस्त कांग्रेस के विधायकों को विश्वास है कि सरकार है, सरकार रहेगी और पूरे 5 साल चलेगी। जैसे देखा जा रहा है कि जैसे 19 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, 3 और विधायकों ने देने की बात सामने आ रही है। तो वो भी अभी आपने देखा होगा कि 19 विधायकों ने जो इस्तीफा दे दिया, उन्हें इस बात को कहा गया था, सिंधिया जी द्वारा कहा गया था, उनका था कि हम सिंधिया जी के प्रति दबाव बनाने की एक साथ होकर ताकत देने आए थे। लेकिन जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो आपने देखा होगा उन 19 लोगों में से 13 लोगों ने कहने लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना विश्वास करते। तो ये सारे कांग्रेस के साथ है और कमलनाथ जी के संपर्क में है। ये ऐसा कहीं नहीं है, सभी वापस आएंगे और बहुत जल्द आपको इस बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। ये बताया जा रहा है कि जैसे 16 तारीख को बहुमत पूरा साबित करना है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा उसमें? पूर्ण बहुमत मिलेगा। इसके पहले तो हम तो 114 थे, अन्य विधायक और अन्य पार्टी के लोगों को लेकर हम कितने में थे, 121 पे आके खड़े हो रहे थे। लेकिन बहुमत की जब बात आई तो हमारे पास तो वोटिंग पे आता है तो 125 पे आए थे। तो लग रहा है कि जनता पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जो माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में है। लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी। अब क्रॉस होती है, बहुमत दिखाएंगे तो तय है बिल्कुल, और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा में चले जाने के सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा बताते हैं कि उनके 18 साल के राजनीतिक जीवन में कांग्रेसियों ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन यह विरोध की राजनीति नहीं कर पाए और भाजपा में शामिल हो गए। अब इससे बड़ी बात क्या होना कि जिनकी 18 साल की राजनीति के अंदर में कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उनको। 4 बार सांसद दिया कांग्रेस से, केंद्रीय मंत्री दिया उनको। जो मध्य प्रदेश के विधायकों में 100 से ज़्यादा टिकट बांटने का, टिकट देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया हो, वो व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। क्या ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का विधायक साथ देगा इनको, जो अपने स्वार्थ के लिए मात्र 5 से 10 साल, सिर्फ मात्र केंद्र के अंदर में अभी 10 साल हुए, 10 साल के अंदर में केंद्र में इन्हें विरोध नहीं कर सकते, विपक्ष नहीं कर सकते, विपक्ष की राजनीति करने में, संघर्ष करने में डर लग रहा है इनको। सत्ता होगा, केंद्रीय मंत्री के लॉलीपॉप में आ गए और अपने झंझोर में जाके वो विधायक जो कांग्रेस की सीट पे, कांग्रेस के दम पर, माननीय कमलनाथ जी के दम पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जहां कांग्रेस जीत कर आई, उसी बहुमत से वो भी जीत कर आए। अब ऐसी परिस्थिति में जो कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता ने उनको साथ दिया, अब आज वो चाहते हैं कि उनके साथ हमारे वो विधायक भी चले जाए। आज विधायक बिल्कुल नहीं है उनके साथ, मतलब और बहुत बुरी स्थिति होगी। कांग्रेस के अंदर में महाराजा के रूप में थे और वहां जाते से उनके हालात क्या होगा ये देख लो। ये अंतिम पंक्ति में खड़े होने लायक रह जाएंगे और इतिहास गवाह है, आपने देख ले। आज चुनाव क्षेत्र में चल जाए, आपने पड़ोसी राज्य में देखे थे, 27 साल से विधायक बने बैठे थे गोपाल अग्रवाल जी, लेकिन कांग्रेस की सीट पे थे। तब तक कांग्रेस का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और मात्र जमानत तक नहीं बचा पाए। यह हालात भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति की सही तस्वीर 16 मार्च को सामने आने की जानकारी दी जा रही है, जिसके बाद हर कोई इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्या सरकार अल्पमत में है? क्या भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करेगी या फिर कमलनाथ सरकार पूरी तरह सुरक्षित है? यह सवाल प्रदेश की राजनीति की जानकारी रखने वाले हर एक आम से लेकर खास व्यक्ति के जहन में लगातार उठ रही है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र उइके के साथ महेंद्र रामटेके की रिपोर्ट। इसी वर्ष अपने अस्तित्व में आई छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पर गलत रिजल्ट देने का आरोप जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्रों ने लगाया है। छात्रों का आरोप है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने 12 मार्च को एमएससी प्रवेश जियोलॉजी का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें एक ही विषय में 60% से अधिक छात्रों को एटीकेटी आई है। हमने प्रिंसिपल सर को हमने एक नोटिस दिया, एक लेटर दिया, उसमें हमने बताया कि सर अभी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है एमएससी फर्स्ट सेम जियोलॉजी का। उसमें ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, इस रिजल्ट से हम लोग पूर्णतः असंतुष्ट हैं, बिकॉज ये जो रिजल्ट है हमारी एक्सपेक्टेशन के बाहर है। कितना मार्क्स मिले इसमें? इसमें 90% जो स्टूडेंट हैं पूरी तरीके से उन्हें एटीकेटी दे दी गई है और कुछ परसेंट जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट फेल कर दिया गया है। अच्छा, क्या लगता है, जैसे बीएससी में भी देखा जा रहा है, अब एमएससी में भी मिल रहा है, एटीकेटी मिल रहा है काफ़ी बच्चों को। क्या लग रहा है आपको, क्या वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे यूनिवर्सिटी वाले या? यस, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी के जो वेलवर हैं उनकी पूरी तरह से गलती है, बिकॉज बार कोड तो कभी गलत हो नहीं सकता। हाँ, मानते हैं हम कि टेक्निकल फील्ड में गलतियां हो सकती है, मानते हैं कि वेलवर की भी गलती हो सकती है। हमारे कुछ टीचर्स का कहना है कि एक वेलवर एक ही सब्जेक्ट की कॉपी चेक करता है और कुछ
टीचर्स का कहना है कि 3 वेलवर ने कॉपी चेक किया, तो ऐसा कभी होता है क्या? अब एक ही सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स जो हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें सभी स्टूडेंट के सिमिलर मार्क्स है। किसी के 0 मार्क्स है तो किसी के 1 मार्क्स है तो किसी के 4 मार्क्स है। अब इंसान कोई भी स्टूडेंट 36 पेज की हमें कॉपी मिलती है, तो 36 पेज की कॉपी को भरने के बाद हम लोग 2 सप्लीमेंट्री ले रहे हैं, और सप्लीमेंट्री के बाद में हम लोग पूरा पेपर बना रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव सही हैं, पूरा पेपर हमारा करेक्ट है, तो हमारे 1 नंबर कैसे आ सकते हैं? तो पहले ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बीएससी की एग्ज़ाम में कभी भी एटी नहीं आई मुझे, और मैं निरंतर पास होते गया। क्या लग रहा है जैसे एटी आना आपको और पूरे बच्चों को एटी आ जाना? जी सर, मेरा मानना ये है कि जैसे इतने सारे बच्चों को एटी आई है तो यूनिवर्सिटी की गलती है और काफ़ी अच्छे से चेक नहीं हो पाई है। शिकायत करेंगे इसके? हाँ, मैं शिकायत करना चाहूँगा इसके लिए। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक भी मानते हैं कि यूनिवर्सिटी तो बदली, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका नहीं बदला। नतीजा, एक ही सब्जेक्ट में इतने अधिक छात्रों को एटी आ गई। ये जो रिजल्ट घोषित हुए आज एमएससी के हुए और उसके पहले एमए के भी हुए, इसमें 95% बच्चों को फेल कर दिया गया, मतलब समान अंक। तो नई यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी अपनी छात्र छात्राओं की अपेक्षा ये थी कि कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं साफ़ सुथरे रिजल्ट हमेशा बच्चों के लिए आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो जांच करने वाले, जो कापी चेक करने वाले, इनको पैसे से मतलब है, क्योंकि इनको प्रति कापियों के पैसे मिलते हैं। तो ये पूरा व्यवसायीकरण चल रहा है बिजनेस का। और हमारे जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि छात्रों की शिकायत उनकी ओर से यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी। आगे जो भी निर्णय होगा छात्रों को जानकारी दे दी जाएगी। भाई वो छात्रों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है कि लगभग 60% स्टूडेंट्स को एटी आई है। एक पेपर विषय इसका क्या नाम उसका, हाँ, इन्वर्टिब्रेट। तो छात्रों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम रिमार्क के साथ भेज रहे हैं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। देखिए क्या कार्रवाई करते हैं। पर उसी क्लास के बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, तो कुछ ही स्टूडेंट्स ने इन्होंने 80% लाया है, एक 79% वाली है। पर हाँ, ऐसे बच्चे मान लीजिए 15-20 हैं, पर ये उनकी संख्या ज़्यादा है। सर, तो क्या समाधान कब तक हो जाएगा सर इनकी जो समाधान? चूँकि विश्वविद्यालय को करना है तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब चर्चा होगी फ़ोन पे तो उनको पूरी बात बता देंगे, रजिस्ट्रार साहब को, वीसी साहब को। तो ये तो उनको निर्णय लेना है जो भी करना है, क्योंकि वो लोग उनके जो विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं, तो उनका ये प्राय जवाब रहता है कि हमने तो बिल्कुल सही लोगों से पेपर सेट कराया है और सही मूल्यांकन कराया है। वो इल्ज़ाम तो स्टूडेंट्स पे ही लगा देते हैं। वन विभाग के अमले की सतर्कता से जंगल में बिजली का तार बिछाकर वन्य प्राणियों का शिकार करने के प्रयास में 7 आरोपियों को पकड़ा गया है और एक बड़ी अनहोनी घटना टल गई है। वन विभाग के अमले द्वारा बिजली का करंट लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर सामान्य के स्टाफ द्वारा 8 मार्च को रात्रि गश्ती की जा रही थी। तब ग्राम शेरपार में बिजली बार बार ट्रिप होने लगा। तब मौके की गंभीरता को भांपते हुए परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर राजा खरे ने टीम का नेतृत्व करते हुए वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 1609 बीट शेरपार से गुजरने वाली विद्युत लाइन 11 केवी को चेक किया तो पाया कि लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में जीआई तार को बांस की खूंटी से पूरे वन क्षेत्र में फैला दिया गया था। इस दौरान स्टाफ घात लगाकर छुपा रहा और जैसे ही आरोपी अपने ठिकाने में आए, कर्मचारियों ने उन्हें धर दबोचा तथा उन्हें गिरफ्त में लेकर उनके पास से अवैध सामानों की जब्ती की गई। स्वच्छ जल स्वस्थ शरीर की कुंजी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत सभी सरपंच और सचिव को इस बात की जानकारियां दी गई कि नल जल योजना चालू रहे, इसके माध्यम से ग्रामीणों के घर तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके। आज हमारे यहाँ हमारे पीएचई की तरफ जनपद में ब्लॉक स्तरीय जल जीवन मिशन पे कार्यशाला थी, जिसमें अधिकांश सरपंच सचिव ला गए थे, जिनको हर घर नल जल योजना की जानकारी दी गई उनको।
पानी के योजनाओं के संचालन संधारण के लिए, जैसे कि जो योजनाएं हैं, जो योजना ऑलरेडी हैं उनमें हर घर 100% जल कनेक्शन देना है, इसकी जानकारी उनको दी गई। और उसमें जो योजना अभी उसको मैंने इसमें 10% की राशि जन भागीदारी के रूप में ग्राम पंचायत को देना है और SC/ST जन पंचायत के लिए 5% के लिए से ये इस बात को उनको समझाया। 8 मार्च को मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी किए गए आदेश में पंचायतों में बनाई जाने वाली प्रशासन समिति पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने कुछ पंचायतों के सरपंचों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह आदेश सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तक लिखित आदेश उन्हें नहीं मिला है। पंचायतों में नहीं, व्हाट्सएप में चल रहा है, पंचायत में नहीं आया कोई आदेश। लिखित आवेदन नहीं आया अभी तक? नहीं, लिखित आवेदन नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि आज तो आप लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जैसे सरकार ने घोषणा भी की थी कि हम प्रशासकीय समिति में पूर्व सरपंचों को रखेंगे, अभी टाइम में रख सकते हैं, मतलब शाम तक आने का है? शाम तक आने का है। नहीं आएगा तो फिर आप लोग फिर जो शासन के निर्देश रहेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। वहीं अन्य सरपंचों का मानना है कि सोशल मीडिया पर अधिकांश आदेश प्राप्त हो जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद विभागीय आदेश प्राप्त होते हैं। जैसे ही उन्हें इस तरह का आदेश प्राप्त होगा, वह प्रशासकीय समिति के प्रधान के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे और पंचायत के कार्य को यथावत रूप से संचालित करेंगे। व्हाट्सएप में ये आदेश आ चुके हैं, व्हाट्सएप में, और आजकल ज़माना व्हाट्सएप का है, आदेश तो बाद में आते हैं। जो आजकल फॉलो हो रहा है वो व्हाट्सएप के आदेश फॉलो हो रहा है, क्योंकि उसमें शासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार का जो सचिव हैं मुख्य, उनके आदेश से वो आदेश निकलते हैं, तो उसको मानना ग्राम पंचायतों का दायित्व है। तो कल से आप लोग फिर पदभार संभाल लेंगे फिर? हाँ, कल से जो है वो अभी लिखित आदेश भी आ जाएगा, लेकिन कुछ बीच में होली के पर्व के कारण 2 दिन तक के ये सब चीज़ें निकली नहीं है। आज कल में शायद आदेश पहुंच जाएंगे, तो हम लोग जो है वो जैसे शासन के निर्देश होंगे उस निर्देश पर चलेंगे। अगर वो प्रधान बनाते हैं तो प्रधान रहेंगे, वो बोलेंगे अलग बैठ जाओ तो अलग बैठ जाएंगे। सरपंच लोग तैयार है मतलब आप? हाँ, सब तैयार है। आपको बता दें कि प्रदेश शासन की ओर से आदेश होली की छुट्टी के 1 दिन पहले जारी किया गया था। इस कारण सभी सरपंचों को जल्द ही आदेश प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारी आदेश मिलने के बाद पंचायत में प्रशासकीय समिति गठन की जानकारियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ 4 जनपदें थी, जिनमें आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बाकी 6 जनपदों में 23 तारीख को पहला प्रथम सम्मेलन हुआ था, उनका 23 को समाप्त होगा। सारे जगह प्रशासनिक समिति गठित करने के लिए निर्देश आए हैं कि जो भी पूर्व जो पंचायत की जो पूरी समिति थी, सरपंच और सरपंच वही उस समिति के सदस्य होंगे, प्रशासनिक समिति के, और दूसरा जो सरपंच थे उन्हीं को प्रधान बनाया गया समिति का। तो उस संबंध में हमने जनपदों से जानकारी पूरी मंगा ली है बनवा के, और 4 जनपदों का आज शाम को आदेश जारी कर देंगे, जहां जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, बाकी 6 का 23 तक कर देंगे। मैडम, वित्तीय पावर की भी बात सामने आती है, वित्तीय पावर किनको दिया जाएगा? उसमें यही निर्देश है कि जो समिति का प्रधान होगा उसी के पास वित्तीय अधिकार होंगे और सचिव के साथ में। तो अभी की स्थिति में सरपंच को प्रधान बनाया गया है, जो पूर्व सरपंच थे अभी तक कार्यकाल के, उन्हीं को रहेगा। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी, उसके लक्षण और बचाव से संबंधित जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश के अनुसार नोवल कोरोना वायरस कंट्रोल और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। नोवल कोरोना वायरस कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर 104 है। इस टोल फ्री नंबर पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल करके नोवल कोरोना वायरस संबंधी किसी भी प्रकार की शंका के समाधान या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए, अभी जो चाइना शहर से जो कोरोना वायरस के फैलने की जो पेंडेमिक हुआ है, अभी जो बड़े बड़े शहरों में फैल रहा है, और जो बहुत सारे केसेस हमारे भारत देश में भी मिले हैं, पॉजिटिव केसेस मिले हैं, इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक नंबर, इमरजेंसी नंबर जारी किया है, 104। ये मतलब इस नंबर पे आप फ़ोन करके आप इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। ये सुबह 8 से
रात्रि 4 बजे मतलब सुबह के 4 बजे तक ये शुरू रहता है। आपको जो भी जानकारी चाहिए इसमें आप फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको फिर भी कम्प्लीटली जानकारी नहीं मिल पा रही है या नंबर आपका लग नहीं पा रहा है या किसी कारण सर्वर डाउन हो रहा है, तो आप किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में या किसी भी सलाहकार चिकित्सक के पास जाके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे जिला चिकित्सालय बालाघाट में जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वह इसकी पूर्ण जानकारी देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं यहाँ पे। यही नहीं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की गई, जिसमें बचाव के लक्षण और जानकारियां दी जा रही है, जो कुछ इस प्रकार से। शुरू से ही हम जानते हैं वायरल फ्लू हम सुनते आए हैं। ये वही वायरल फ्लू का एक रूप है जिसे एक नए तरीके का कोरोना वायरस कहा गया है। इस तरह से इसके लक्षण भी बिल्कुल उसी तरह होते हैं। सर्दी होगी, खांसी होगी, नाक बहना और बुखार आना, इस टाइप के लक्षण होंगे। सर्दी खांसी होगी, शरीर में थोड़ा दर्द होगा, जनरल इस टाइप के लक्षण ही होंगे। और वो अगर कोरोना वायरस है तो आगे उसकी हालत और डाउन होती चली आएगी। सर, अपने जैसे अगर ऐसे कोई सस्पेक्टेड केसेस आता है तो उसके लिए किस तरीके की मतलब तैयारी करते हैं? हमारे यहाँ पे जितने भी सर्दी खांसी बुखार के मरीज आ रहे हैं उनको पूर्ण तरह से जांच की जा रही है उनकी, और उसके आगे भी ऐसा लगता है कि वह इस वायरस से ग्रसित है या फिर ऐसा थोड़ा भी सस्पेक्टेड लगता है तो हमारे यहाँ पे एक इमरजेंसी वार्ड स्थापित किया गया है, कोरोना वायरस वार्ड। उस वार्ड में उस मरीज को तुरंत भर्ती किया जाता है और सीनियर कंसल्टेंट द्वारा देखा जाता है, और 24 घंटे उस निगरानी में सीनियर कंसल्टेंट सर लोग के निगरानी में रखा जाता है। उसे देखा जाता है कि उसकी हालत कैसी है, हालत और बिगड़ती है तो हम उसे रेफ़र करते हैं आगे हायर सेंटर में, और इस तरह से उसकी पूरी जांच की जाती है और उसका पूरा इलाज किया जाता है। अभी तक ऐसा कोई केसेस तो नहीं आया? नहीं, अभी तक तो केस नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमारे राज्य सरकार और हमारे जो CMHO सर है, सिविल सर्जन सर है, उन लोगों मतलब इन्होंने पूर्ण तैयारी करके रखी है। कहते हैं समय के साथ त्योहारों का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो शायद समय के साथ साथ अपनी पुरानी पहचान बरकरार रख रहा है। ऐसे ही कुछ कोशिश जिला मुख्यालय से लगी हुई भटेरा पंचायत में लोगों के द्वारा की गई। होली के दूसरे दिन वर्षों से खेली जाने वाली कीचड़ होली का आयोजन किया गया। इस दौरान कीचड़, कबड्डी, मटकी फोड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को बाकायदा इनाम दिया गया। आयोजकों के अनुसार सौहार्दपूर्ण माहौल में कीचड़ में खेले जाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिससे पुरानी परंपरा जीवित रहे और लोग कीचड़ होली का मजा भी ले सके। 60 साल की उम्र पार कर चुके किसानों को केंद्र सरकार ने पेंशन देने की योजना बनाई है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के किसान इस योजना में शामिल होकर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रति माह 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक किसान जमा कर सकते हैं और 60 वर्ष के बाद 3000 रुपए पेंशन प्रति माह का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार की योजना है जिसमें जो किसान 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के हैं इनको प्रति माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह जमा करना पड़ेगा। इतनी ही राशि केंद्र सरकार इसमें प्रदान करेगी और 60 साल की उम्र होने के बाद में किसान को 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। जिले के भीतर 72,000 लघु और सीमांत कृषक को इस योजना में जोड़ने के लिए जनपदवार कृषि विभाग के कर्मचारियों को लक्ष्य दिया गया है। इसका पंजीयन अब चालू हो गया है। लगभग 72,000 के करीब किसान हैं हमारे यहाँ पे जो लघु सीमांत कृषक हैं। इनको विकासखंडवार हमने टारगेट दे दिए हैं और अब इसका जैसे ही वो टारगेट के बाद में अब हम इसकी मॉनिटरिंग करना भी चालू कर दे रहे हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसानों को इससे जोड़। बालाघाट विधायक व पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के पैतृक ग्राम लैंडेझरी में प्रतिवर्ष के अनुसार होली के दिन बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि आजादी के बाद ग्राम हित कारणी सभा का गठन 23 अक्टूबर 1947 को हुआ था। इस समिति के द्वारा विगत वर्षों से ग्राम विकास एवं ग्रामीण जन की आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। 23/10/1947 को इसका जन्म उत्पन्न हुआ, जिसमें यहाँ पे मतलब हमारे बुजुर्ग लोगों ने ढोल मजीरा से बजा करके और नाच गाने करके और कुछ राशियां जमा की थी। उसके बाद में ये उनने गांव में एक ग्राम हित कारणी के नाम से एक संगठन बनाया उनने, और संगठन के माध्यम से चंदा वसूल करके या ढोल धमाके से अनाज वसूल करके इनने संपत्ति को अर्जित किया। और उस समय में
पैसों की बहुत ये थी, तो गरीब लोगों को मरने के बाद में कुसारा भी दे। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी के वार्डवासी करीब 20 वर्षों से गंदगी के आलम में निवास कर रहे हैं, लेकिन नगरीय निकाय या प्रशासन की ओर से अब तक इस वार्ड की सुध नहीं ली गई है, जिसके कारण वार्डवासियों में आक्रोश पनप रहा है। बीती रात हुई 1 घंटे की बारिश में वार्ड की स्थिति बिगड़ गई और चारों ओर गंदे पानी का भराव के चलते वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दिक्कत से जूझ रहे वार्डवासियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वार्डवासी यहाँ पे 20 सालों से रह रहे हैं और हमने हमारी वार्ड की समस्या को 20 सालों से जिला कलेक्टर से लेकर नगर पालिका का ध्यान आकर्षण करवाए, मगर आज दिनांक तक हमारी किसी प्रकार की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जनप्रतिनिधि नहीं काम कर रहा है, मगर अभी वर्तमान में प्रशासक के रूप में हमारा जिला अध्यक्ष कलेक्टर दीपक आर्य जी बहुत ही जोश और ओजस्वी प्रशासक है, मगर हमने उनसे भी निवेदन किया है कि हमारे भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 में बहुत ही 20 सालों से गंदगी का आलम बना हुआ है। उनसे विनम्र निवेदन किया गया है कि महोदय जी गंदगी को हटाएं। वर्तमान में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, महामारी फैल रही है, मगर आज दिनांक तक हमारे माननीय जिलाधीश महोदय ने भी हमारे निराकरण का समस्या का समाधान नहीं किया है। बहुत ही यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कोरोना वायरस का महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसा देखते हुए हमारे मोहल्ले में पानी पूरा भरा रहता है। इसके बारे में हम कई बार कलेक्टर जनसभा में भी दे चुके हैं, सीएमओ साहब को भी दे दिए, अध्यक्ष महोदय को भी दे दिए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। अभी रात में 1 घंटा बरसात हुई, इस कारण इतना पानी भरा है। बरसात में 4 महीने पानी आएगा तो घरों में पानी घुसेगा। किस प्रकार की समस्याएं होती है? ये मच्छर बहुत आ गए यहाँ पर, घर के अंदर मच्छर घुस रहे हैं, जहरीले कीड़े आ रहे हैं, सब पानी घुस रहा है पूरा, है ना, सांप बिच्छू वगैरह घुस रहे हैं और बीमारी कोरोना के ज़्यादा फैलने की संभावना है। अच्छा, कितने बार आप आवेदन दे चुके हैं? नगर पालिका में 2 बार दे दिए हमने, सीएमओ साहब को से कई बार मिले हैं, अध्यक्ष महोदय को भी दे दिए। हम धरना देंगे नगर पालिका कार्यालय के सामने जाके। यही नहीं, वार्ड की समस्या का समाधान न होने पर वार्डवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो हम पूरे मोहल्ले वासी चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। यही हमारे पास एक लास्ट चारा है। आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त द्वारा 6 माह पूर्व यह आदेश जारी किए गए थे कि विभाग के अंतर्गत संचालित तमाम छात्रावासों में गांधी स्तंभ की स्थापना 31 अक्टूबर तक की जाएगी। आपको बता दें कि इस आदेश का पालन अब तक नहीं हो पाया है, जिसके बाद सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा के द्वारा तमाम छात्रावास अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रावास परिसर में गांधी स्तंभ स्थापना कर प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग को सूचित करें। ये सही है, गांधी स्तंभ बनाए जाने का एक निर्देश जारी हुआ है छात्रावासों में, और उसमें ये निर्देश है कि 10,000 रुपये छात्रावास जो हैं अधीक्षक वो अपनी कंटिजेंसी से व्यय करके और एक गांधी स्तंभ छात्रावासों में बनाएंगे। तो इनके निर्देश सभी छात्रावासों को जारी कर दिए गए हैं और इनसे अभी प्रतिवेदन मंगाया गया है कि किन किन लोगों ने इस स्तंभ की जो है स्थापना कर ली। होमगार्ड विभाग के करीब 1 दर्जन नगर सैनिकों को डीजी के आदेश पर 2 माह के लिए अनिवार्य अवकाश दिए जाने के बाद इस आदेश को लेकर विभाग की ओर से होमगार्ड कमांडेंट वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 माह पूर्व डीजे के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें नगर सैनिकों को 2 माह का अनिवार्य अवकाश दिए जाने के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में बालाघाट जिले से करीब 12 नगर सैनिकों को अवकाश दे दिया गया, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली और यह मामला अभी चल रहा है, जिस पर नतीजे आने बाकी हैं। इस संदर्भ में होमगार्ड कमांडेंट जीपी पंद्रे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि डीजी के निर्देशों के तहत जिले के 12 नगर सैनिकों को 2 माह का अवकाश दिया गया था। नगर सैनिकों के द्वारा कोर्ट की शरण ली गई है और जिस प्रकार के आदेश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए बदमाश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड
पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें जिले के 4 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में बड़ी बात यह है कि अधिकांश अधिकारियों के तबादले एक दूसरे के स्थान पर फेरबदल के रूप में किए गए हैं। वारासिवनी एसडीओपी RN परतेती का स्थानांतरण जिला सिवनी लखनादौन एसडीओपी किया गया है। उनके स्थान पर एसडीओपी लखनादौन अरविंद श्रीवास्तव का तबादला वारासिवनी कर दिया गया है। इसी तरह उप पुलिस अधीक्षक अजाक्स बालाघाट पुरुषोत्तम मरावी का स्थानांतरण जिला मंडला बिछिया एसडीओपी बना दिया गया है। कटंगी एसडीओपी सुमित केरकेट्टा का तबादला उप पुलिस अधीक्षक अजाक्स बालाघाट कर दिया गया है। उनके स्थान पर एसडीओपी की बिछिया जगन्नाथ मरावी का तबादला एसडीओपी कटंगी किया गया है। इसी तरह नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार यादव का तबादला बुरहानपुर और बुरहानपुर के नगर पुलिस अधीक्षक बद्री प्रसाद वर्मा का तबादला बालाघाट किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी अक्षय ताम्रवाल को जनपद पंचायत खैरलांजी के मुख्य कार्य अधिकारी का प्रभार सौंपा है। आपको बता दें कि बीते दिनों श्री ताम्रवाल को लांजी एसडीएम का प्रभार सौंपा गया था। उसके बाद से वे प्रशिक्षण के लिए भोपाल भेज दिए गए थे। प्रशिक्षण से लौटने के बाद उन्हें खैरलांजी जनपद सीईओ का प्रभार दिया गया है। 12 मार्च को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं का गणित का पेपर रखा गया। जिले के 133 परीक्षा केंद्र में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 27,275 में से 861 अनुपस्थित, 26,414 उपस्थित रहे। जिले में कुल 1 नकल प्रकरण बना। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में केंद्र अध्यक्ष द्वारा बनाया गया। जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम पटवा में इसी ग्राम के व्यक्ति की उसके भतीजे ने गला घोंटकर हत्या कर दी। 10 मार्च की रात ये वारदात जादू टोने के शक में हुई। गढ़ी पुलिस ने 12 मार्च को ग्राम पटवा पहुंचकर मृतक बुद्ध सिंह की लाश उसके घर से बरामद की। वहीं इस व्यक्ति की हत्या करके फरार उसके भतीजे संतलाल की तलाश जारी है। अगर 4 लाए अज्जू वारासिवनी में बालाघाट रोड ग्राम वारा रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में पीछे बैठी महिला घायल हो गई। जानकारी के अनुसार घायल महिला रेशमा बागड़े उम्र 31 वर्ष ग्राम अतरी हेटी थाना खैरलांजी निवासी को वारासिवनी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत रजीगांव रोड पर हल्बी टोला परसवाड़ा के बीच स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार तुलसी फुडे उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई। वहीं राजकुमार फुडे 35 वर्ष को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 11 मार्च को तुलसी फंडे राजकुमार पुंडे मोटरसाइकिल में सवार होकर आमगांव से हट्टा आ रहे थे।
इस दौरान रात्रि करीब 8:30 बजे हल्बी टोला और परसवाड़ा के बीच स्कॉर्पियो वाहन में 2 मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी। घटना में राजकुमार और तुलसी दोनों को गंभीर रूप से चोट आई। दोनों घायलों को किरनापुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल तुलसी फुंडे की मौत हो गई, तो वहीं राजकुमार फुंडे को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट का असर बालाघाट जिले में भी दिखाई दे रहा है। 10 मार्च के दिन से मौसम में हुए बदलाव का असर जिले भर में दिखाई दे रहा है। इस दौरान 10 और 11 मार्च को कई स्थानों पर बारिश हुई, तो वहीं 11 और 12 मार्च की रात को जिला मुख्यालय में झमाझम बारिश दर्ज की गई। 12 मार्च की शाम को एक बार फिर मौसम ने करवट ली और रात करीब 8 बजे किरनापुर तहसील के वनांचल क्षेत्र सुशवा भालवा में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इस दौरान जिला मुख्यालय सहित आसपास क्षेत्र में भी तेज हवा और बारिश हुई। 12 मार्च को राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई। बालाघाट संयुक्त कलेक्टर राजकुमार खत्री के नाम शामिल है, जिनका स्थानांतरण उप सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार प्रदेश शासन द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से होकर गुजरे पांढरवानी से टेंगनी कला पहुंच मार्ग पर 11 व 12 मार्च की दरमियानी रात्रि में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ युवक शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड पर छोड़कर भाग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 व 12 मार्च की दरमियानी रात्रि में लगभग 3 बजे मृत युवक के शव को कुछ युवक अस्पताल के बेड में छोड़कर भाग गए, जिसके बाद अस्पताल में तहरीर मिलते ही थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े के द्वारा इस घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मृत युवक की शिनाख्ती के प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसमें मृत युवक की शिनाख्त ग्राम पंचायत नगपुरा निवासी 18 वर्षीय अंकुश पिता राजू दीवान जाति गढ़वाल के रूप में हुई, जो ग्राम अमोली में अपने दादा दिमाग चंद दीवान के घर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और BA प्रथम वर्ष का छात्र था। अंकुश के माता पिता मजदूरी का कार्य करते हैं। तो सर बोले तो कोई दोस्त लोग आए थे इनके साथ, 6 लड़के थे और इसमें से अंकुश दीवान की डेट हो गई है और 5 लड़के जेल में हैं, पकड़ा गए। कैसे पता चला आपको जानकारी? ये हमें सुबह पता चली जी। क्या करता था लड़का ये? पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास में था? ये कॉलेज में था। कॉलेज फर्स्ट ईयर था इसका। अभी ये DCA इसका फर्स्ट टाइम हुआ जहाँ तक है, और एकेडमी जाता था थाने सब सर की। एकेडमी करता था। हाँ, एकेडमी। तो अचानक से ये जो घटना घटी अभी, उसमें क्या सोच बन रही है आपकी? इसमें ये हुआ यानी कि हम लोग सुबह आए थे, सुबह यानी कि करीबन 5 बजे हमको पता लगा। वो भी उनके दोस्त लोगों ने नहीं बताया हमको। वहाँ पे पुलिस वाले ने लालबर्रा के घर पे वो जाके यानी कि बोले, घर पे जाके उन्होंने बोले पुलिस वाले ने कि आपके जो लड़का है या जो भी है वो वहाँ की उसकी यानी कि एडमिट है। उसके जो दोस्त लोग थे जो लेके गए थे वहाँ पे, उसने नहीं बताया उनको। पुलिस वाले से आपको जानकारी? पुलिस वाले ने जानकारी लेके हमको, तब जाके हम लोग 5 बजे आए। और वहाँ पे ये बोल रहे थे कि यानी कि 3 बजे उसको लेकर आए हैं, 3 बजे वहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए। तो उन लोगों ने हमको कॉल नहीं लगा, घर वाले को किसी घर वाले को उन्होंने कांटेक्ट नहीं करे। नहीं तो अगर ऐसा कांटेक्ट हो जाता तो कुछ ना कुछ हेल्प हुई जाती। इस मामले में थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा तत्काल मृत युवक के शव को छोड़कर भागने वाले युवकों की पतासाजी की गई, जिसमें पुलिस ने संदेह के आधार पर 5 युवकों से पूछताछ की, जिसमें 5 युवकों ने बताया कि रात्रि में विद्युत तार चोरी करने के दौरान करंट लगने से अंकुश की मौत हुई है, जिसके बाद युवकों की निशानदेही पर मृतक के परिजनों व ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने ग्राम पंचायत पांढरवानी के अंतर्गत स्थित ग्राम उदासी टोला व ग्राम पंचायत अतरी पहुंचकर 3 स्थानों से विद्युत तार के बंडल जब्त किए। ये नगपुरा गांव के एक बच्चे अंकुश को रात में बिजली करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये रात में एक्चुअली जो चीज़ अभी तक सामने आई है, इसमें मृतक के अलावा 5 लड़के और थे, जो कि 5 से हमने पूछताछ की थी घटनाक्रम के बारे में। तो उन्होंने बिजली के तार चोरी करने वाली बात बताई और जो मृतक था वो खुद बिजली के खंभे पे चढ़ के तार खोलता था और उसी दौरान उसको करंट लगा, जिससे। कहाँ का रहने वाला है सर? मतलब नगपुरा का है।
और यहाँ पे उनके मामा के यहाँ पे रह के पढ़ाई करता था। ये रात में क्या किया इन लोगों ने, कैसे पता चला कि ये एक्चुअली बिजली तार चोरी कर रहे थे। कुछ तार इन्होंने चोरी करके अलग अलग जगह पर छिपा दिया था और लास्ट टाइम जहाँ पर ये तार काट रहे थे, खोल रहे थे, वो मृतक ऊपर पोल पे चढ़ा था तो वहीं बिजली के तार नीचे के 2 खोले और तीसरा ऊपर वाला खोल, उसमें वहीं पे करंट लगा और नीचे गिर गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल, भाजपा ने बताया सारा खेल कांग्रेस का, कांग्रेसियों ने माना 5 साल चलेगी सरकार। 12 मार्च को समाप्त हुआ सरपंचों का कार्यकाल, प्रशासकीय समिति प्रधान बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पर लगे आरोप, एक विषय में 60% छात्रों को आई एटीकेटी। पुलिस विभाग में हुए फेरबदल, 4 पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के हुए तबादले। 12 मार्च की रात को मौसम का बदला मिजाज, कई स्थानों में बारिश के साथ भालवा में हुई ओलावृष्टि। जादू टोना के शक में चाचा ने की भतीजे की हत्या, गढ़ी के पटवा की घटना। और वन अमले की सतर्कता से टली घटना, वन्य प्राणी के शिकार के लिए तार बिछाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।